हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 354 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिलेगा। इसके साथ ही हम अध्ययन कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 354 के बारे में। ये कहती है निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। निर्णय की भाषा यानी कि न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसकी भाषा कौन सी होगी? तो न्यायालय की भाषा जो है उसी भाषा में निर्णय सुनाया जाएगा। न्यायालय की भाषा कौन सी होगी? जो उस प्रदेश की भाषा है वही भाषा न्यायालय की भाषा होगी। यानी कि गुजरात है तो गुजराती भाषा होगी, पंजाब है तो पंजाबी, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्रियन यानी मराठी भाषा, मध्य प्रदेश है तो हिंदी, उत्तर प्रदेश है तो हिंदी। इस प्रकार से अपने अपने प्रदेश की जो भाषा है वही न्यायालय की भाषा होती है। तो न्यायालय की भाषा में ही निर्णय को सुनाया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अब अंतर्वस्तु का मतलब क्या? अंतर्वस्तु का मतलब ये है कि उस निर्णय में क्या क्या लिखा जाएगा। तो भैया उसमें ये लिखा जाएगा कि जो आरोपी है उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया है और किस अपराध के बारे में उसको कितना दंड दिया जा रहा है, ये लिखा जाएगा। यदि उसको दो धाराओं में से किसी एक धारा में दंड दिया जा रहा है तो उस धारा का विवरण लिखना पड़ेगा कि भैया ये वाली धारा में आपको दंडित किया जा रहा है। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो इस तरह की बात वहाँ पर बता दी जाएगी, स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें उल्लेखित करी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी निर्णय, न्यायालय का निर्णय ऐसा होना चाहिए कि निर्णय सुनने वाले को और पढ़ने वाले को एक ही बार में ये समझ में आ जाए कि इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, निर्णय में क्या लिखा हुआ है और निर्णय किस प्रकार का लिखा हुआ है, ये समझ में आ जाए। कोई भी बात गोलमोल नहीं होना चाहिए, कोई भी बात ऐसी नहीं होना चाहिए जो संदिग्ध हो, कोई भी बात इस प्रकार की ना होनी चाहिए जो समझ में ना आए, यानी कि पूर्णतः स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी होना चाहिए। निर्णय में क्या क्या लिखा जाएगा इसके बारे में हम एक बार सीआरपीसी में जो कुछ लिखा हुआ है उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि सीआरपीसी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। मैंने अपने मन से बता दिया, वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सीआरपीसी में जो लिखा है हम उसी की बात करेंगे। निर्णय किस प्रकार का होना चाहिए उसकी हम बात करेंगे। निर्णय की अंतर्वस्तु क्या होगी, निर्णय की भाषा क्या होगी, इसके बारे में सीआरपीसी में जो कुछ लिखा हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय, यानी कि पिछली धारा में जो निर्णय दिए गए हैं उसमें क्या न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। साफ शब्दों में लिख दिया इन्होंने कि जो भी निर्णय होगा वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अभियुक्त द्वारा समझी जाने वाली भाषा में थोड़ी लिखेंगे। अभियुक्त यदि न्यायालय की भाषा समझ लेता है तो ये बात अच्छी है, लेकिन मान लेते हैं कि निर्णय गुजरात में दिया जा रहा है तो गुजराती लैंग्वेज में दिया जाएगा। अब चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला अभियुक्त हो तो ऐसा थोड़ी कि मराठी भाषा में दे देंगे उसको। तो निर्णय जो है न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा। अवधारणा के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा। यानी कि जो प्रश्न अवधारित किए गए हैं, जो प्रश्न आरोपित किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का विनिश्चय और विनिश्चय के कारण उसमें लिखे जाएंगे। काय में लिखे जाएंगे? निर्णय में लिखे जाएंगे। प्रश्न भी लिखे जाएंगे और प्रश्न का जो विनिश्चय किया गया है, प्रश्न का जो निश्चय किया गया है, जो उत्तर है वो भी उसमें लिखा जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर ग कहता है कि उस अपराध यदि कोई हो जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या अन्य विधि की वह धारा जिसके अधीन अभियुक्त दोष सिद्ध किया गया है और वह दंड जिसके लिए दंडाधिष्ट विनिर्दिष्ट होगा। कहने का मतलब क्या आ गया इसमें यह आ गया कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा है वो धारा लिखी जाएगी। उस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को दोष सिद्ध किया गया है ये लिखा जाएगा और कितना दंड दिया गया है ये भी उसमें लिखा जाएगा। ठीक है ना। पॉइंट नंबर घ कहता है कि यदि निर्णय दोष मुक्ति का है
तो उस अपराध का कथन करेगा जिसमें अभियुक्त किया गया है, यानी कि अभियुक्त को आरोपी बनाया गया है, और निर्देश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया गया है। यदि दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसको फिर इस तरह से बता दिया जाएगा कि भैया आपको मुक्त कर दिया गया है, स्वतंत्र कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि यदि दोष सिद्धि भारतीय दंड संहिता के अधीन है और यह संदेह है कि वह अपराध उस संहिता की 2 धाराओं में से इसके अधीन या एक ही धारा के 2 भागों में से किसके अधीन है, न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्प निर्णय देगा। यानी कि धारा में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस धारा में निर्णय सुनाया गया है कि उस धारा में निर्णय सुनाया गया है, या एक ही धारा के 2 भाग हैं तो उन भागों में से कौन से वाले भाग के अंतर्गत निर्णय सुनाया गया है, ये भी लिखा जाएगा। इसके अलावा में क्या है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि दोष सिद्धि मृत्यु या अनुकल्प आजीवन कारावास से या कई वर्षों से अधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय किसी दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे कारणों का, ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का कथन होगा। यदि मृत्यु दंडादेश है तो मृत्यु दंडादेश से संबंधित विशेष कारणों का उसमें कथन किया जाएगा। आजीवन कारावास है या कई वर्षों का कारावास है तो उससे संबंधित कथन किए जाएंगे कि भैया इसको इन मामलों में इन मामलों में ये कारण था, ये अपराध इन्होंने किया था और इसके कारण इनको इतना इतना दंड दिया जा रहा है, ये पूरा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं लिख दिया जाएगा कि भैया वो आपको तो जो है आपने ये अपराध किया और आपको 6 महीने की सजा, तो 2 लाइन का निर्णय नहीं सुनाया जाएगा। निर्णय में पूरी चीज़ें लिखी जाएंगी, पूरे तथ्य लिखे जाएंगे कि किस प्रकार से निर्णय, किस प्रकार से क्या क्या घटना हुई है, क्या क्या दुर्घटना हुई है, इसमें इस पक्षकार का कहना क्या है और उस पक्षकार का कहना क्या है, फरियादी पक्ष क्या कह रहा है और अभियुक्त पक्ष क्या कह रहा है, सारी की सारी बातें जो है निर्णय में लिखी जाएंगी। ऐसा थोड़ी लिखा जाएगा कि आपने जो है धारा 379 के अंतर्गत चोरी करी है और चोरी की सजा आपको दी जा रही है, आपको जो है 3 महीने की सजा दे देते हैं। तो इतनी 4 लाइन लिख देने का निर्णय थोड़ी होता है। तो निर्णय का मतलब क्या है, पूरी चीज़ें लिखी जाएंगी। भैया चोरी की है तो किस चीज़ की चोरी की है, कब चोरी की है और किन परिस्थितियों में चोरी की है, सारी चीज़ें। और इसमें अभियुक्त का कहना क्या है, फरियादी पक्ष का कहना क्या है, पुलिस क्या कह रही, सारे के सारे बयान जितने भी हुए उन सारी चीज़ों का संक्षिप्तता विवरण जो है उस निर्णय में दिया जाएगा। भले वो निर्णय कितने ही पेज का बन जाए तो वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। मृत्यु दंडादेश है तो इसमें लिख दिया कि उसके विशेष कारणों का उल्लेख भी उसमें किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जब दोष सिद्ध 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है, किंतु न्यायालय 3 माह से कम अवधि के कारावास के दंड को अधिरोपित करता है, तब ऐसा दंड देने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा और उस दशा के सिवाय जब दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षिप्त विचारण का नहीं है, तब ऐसे मामलों में क्या होगा, तब ऐसे मामलों में जो है दंडादेश के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया गया है, यानी जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, तब वह दंडादेश में निर्देश होगा। क्या निर्देश होगा कि ऐसा निर्देश देगा वो कौन, न्यायालय ऐसा निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई, अब फांसी की सजा दी गई तो ऐसा थोड़ी न्यायालय लिख देगा कि भैया इनको फांसी की सजा दी जाती है, अब फांसी की सजा दे दी। और यदि इतना ही लिख दिया कि फांसी की सजा दी तो बस फांसी का फंदा गले में डालो और फांसी का फंदा गले से निकाल लो, अब आदमी मरे या ना मरे। तो ऐसा नहीं है, जब निर्णय दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा तो उसमें ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि फांसी के फंदे पर तब तक उस व्यक्ति को लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, ये चीज़ उसमें लिखी जाएगी।
पॉइंट नंबर 6 कहता है कि धारा 117 में अधीन, धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145, धारा 143 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में अवधारणा के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट किए जाएंगे। यानी कि कौन कौन सी धारा में? धारा 117 में, धारा 138 में, धारा 125 में, धारा 145 में और धारा 147 में। प्रश्न या उन प्रश्नों के जो है विनिश्चय या विनिश्चय के कारण, ये सब चीज़ें उसमें जो है लिखी जाएंगी। काय में? ये जो धाराएं मैंने आपको बताई इसमें। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 354 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।